सबके शो नंबर 1 है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में नंबर 1 कौन है। सिर्फ 25 में से आप एक हैं तो एक बहुत ऑब्वियसली बहुत ही बड़ी फीलिंग है, बहुत ही अच्छी फीलिंग है। ओह यार, इंडिया की भी तो फर्स्ट हूँ, मतलब वो मैंने सोचा भी नहीं था इतना, मतलब क्योंकि ऑलरेडी इतनी बड़ी चीज। वो एक जो फीलिंग होती है ना फर्स्ट वाली, दैट इज समथिंग एल्स। अमेजिंग, या इट रियली इज। एक्टिंग करने के लिए फाड़ बनना है तो कंटेंट क्रिएटर क्या एक्टर बनेगा, लेकिन अब ओवर द टॉप चले जाते थे और अजीब अजीब शक्लें बना के एक्टिंग करते थे, इसीलिए शायद लोग बोलते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स को एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। बट हम सीख रहे हैं। गर्ल्स यू नो हाउ दे डू थिंग्स, वहाँ पे मतलब हम देख रहे हैं उनके फॉलोअर्स, भाई हम मरे जा रहे हैं पिक्चरें देख देख के ना, सीरीज देख के 8 घंटे फिर रिव्यू कर। कंटेंट जैसा भी हो, देखने वाले सब हैं। तो मुझे इसमें साफ सुथरा और वो कोई वो नहीं लगता, क्योंकि दर्शक देख रहे हैं, तो अगर आप देख रहे हो तो उसमें कोई गलत तो वो है नहीं। फिर तो सिर्फ वही लोग आते हैं जो बहुत खूबसूरत होते हैं, जिनके आप ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित को देख के बड़े हुए हो, तो ऑब्वियसली यू फील लाइक मैं तो वहाँ कभी नहीं हो सकती। ऑब्वियसली वो अंदर से जॉय के साथ निकल के आता है ना कि यार ये मुझे करना है, फिर देखी जाएगी। अगर लोगों को पसंद आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी देख लेंगे। वायरल कर दो और वायरल हो जाएंगे तो दुनिया पलट जाएगी, ऐसा होता नहीं है। नहीं होता, राइट। आप लॉन्ग टर्म तब सस्टेन कर पाते हो जब आप डिफरेंट कंटेंट बनाते हो, क्योंकि एक रील हम देख देख के ना 1 महीना देखेंगे, 2, फिर वो इरिटेट हो जाते हैं हम कि वांट टू बी ए क्रिएटर, तो एटलीस्ट अपने कॉन्सेप्ट्स पे, अपने कंटेंट पे काम करना जरूरी है गाइस। करते हैं ये नहीं रुकते, ये ट्रेन करूंगी। हाँ, ये मैं हमेशा आके अकेली खड़ी रहती हूँ, मेरे साथ कोई नहीं होता खड़ा होने वाला। छोटे छोटे काम भी किए अपने मॉल में, एंकरिंग और ये सब। कितना रिसर्च करके आए हैं आप। बाइक जो है ट्यूशन के वैसे से करी है, वैसे से ली थी। मतलब मुझे बहुत था कि हीरो होंडा पैशन ली थी मैंने। ग्रेजुएशन मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्या करना है, तो मैंने कैट के लिए भी प्रिपेयर किया, कोचिंग ली और रोज क्लास में जाके रोती थी क्योंकि मुझे पता था मुझसे नहीं हो पाएगा। आ जाएगा कि देखो मेहनत बहुत लगती है, कंसिस्टेंसी बहुत लगती है और फोकस चाहिए। आप 2 जॉब के साथ नहीं कर सकते, या अपनी करंट जॉब के साथ करना मुश्किल होता है। क्रिएटिव तरीके से वो 1 मिनट की रील में, या मान लो 30 सेकेंड्स की कई बार रील में, या 1.5 मिनट की रील में जो वो मैजिक क्रिएट कर देते हैं, वो कई बार 50 मिनट का इंटरव्यू नहीं कर पाता। चाहूंगी कि मेरे एक्टिंग के बेसिस पे मुझे रोल मिले, ना कि मेरे फॉलोअर्स के बेसिस पे। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि अब व्यूज एकदम गिरने लगेंगे तो मैं कुछ नहीं करूंगी उसके लिए। ऑब्वियसली एक टाइम पे सोचना भी पड़ता है यार, क्योंकि पैसा भी वहीं से आता है। आपके प्रोफाइल पे मेरी फोटो दिख रही है। इंस्टाग्राम डाउन है, Instagram, ठीक है, चलो ठीक है, सब ठीक है, जिंदगी ठीक है, अभी ठीक हो जाएगा। तो हाँ, ये तो लौंडा हाथ से निकल होपफुली गया। नॉट, यस। अच्छा, एक ऐसा टाइम जब सेलेब्स अपनी रिंग छिपाते हैं, पेपराजी कैप्चर करते हैं, देखो देखो वो पहनी हुई है, उसकी एंगेजमेंट, यू हैव गॉट अ रिंग जो फर्स्ट एंड यू आर फ्लॉन्टिंग इट। यस, आई एम। और एक तो फर्स्ट ये भी है, एक फर्स्ट यू आर द फर्स्ट मेकर ऑफ माइक्रो ड्रामास, जो कि शायद कम लोगों को ये पता है कि आप फर्स्ट हो। क्योंकि होता क्या है ना, हमारे यहाँ सारे आरजेस नंबर 1 होते हैं, तो ऑडियंस इज कंफ्यूज कि यार नंबर 1 है कौन। एक्चुअली नंबर 1 होने की बहुत रेस लगी रहती है सबकी। हाँ। और सब अपने आप को अनाउंस करते रहते हैं दैट वी आर द फर्स्ट, वी आर द फर्स्ट। तो एक्चुअली उसमें या यू कैन नेवर टेल। पूरा सबके शो नंबर 1 है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में नंबर 1 कौन है। तो 25 लोगों को पूरे वर्ल्ड में ये रिंग मिली। और इस वक्त आई थिंक वी लिव ब्रीथ एवरीथिंग ऑन इंस्टाग्राम, चाहे एक छोटा बच्चा हो या फिर कोई बुजुर्ग हो। मतलब इंस्टाग्राम के बिना जीवन जो है, पानी के बिना एक बार को रह लेंगे, इंस्टाग्राम के बिना नहीं रह पाते। हालांकि उस पर भी डिबेट है कि अच्छी आदत है, बुरी आदत है, बट हाउ इज द फीलिंग? ऑनेस्टली अभी भी सिंक इन नहीं किया है पूरी तरीके से। मैं अभी गाड़ी में भी जब आ रही थी, सोचते हुए आ रही थी कि मुझे ये बहुत बाद में रियलाइज हुआ। मुझे पहले तो ऑब्वियसली पता था कि 25 लोग ही हैं, तो दुनिया में सिर्फ 25 में से आप एक हैं, तो एक बहुत ऑब्वियसली बहुत ही बड़ी फीलिंग है, बहुत ही अच्छी फीलिंग है, क्योंकि इतने क्रिएटर्स हैं आज, इतने ज़्यादा हैं कि उनमें से सिर्फ 25 को चूज़ कर पाना और उनमें से आपका एक होना इज़ जस्ट रियल, यू नो, कि वो बिलीव ही नहीं हो पा रहा है कि ऐसा कुछ हो गया है। और ये चीज़ कि इंडिया से पहला या इंडिया का पहला, ये मुझे ना बहुत बाद में रियलाइज़ हुआ, जब आर्टिकल्स वगैरह आने लगे और जब उन्होंने वो हिस्टोरिक वर्ड्स और ये सब यूज़ किए, तब मुझे एक्चुअली बहुत लेट हिट हुआ कि ओह यार, इंडिया की भी तो फर्स्ट हूँ। मतलब वो मैंने सोचा भी नहीं था इतना, मतलब क्योंकि ऑलरेडी इतनी बड़ी चीज़ थी कि वही सोचने में इतना अच्छा लग रहा था, तो दूसरी तरफ देखा ही नहीं। और अभी गाड़ी में भी मैं सोच रही थी कि यार, जब आप बड़े हो रहे होते हैं और अब
2025 में आ गए, अब कोई नई चीज करने वाला बड़ा मुश्किल हो गया है ना। वो बचपन में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और ये सब देखते थे, इंडिया का पहला किसी ने ये इन्वेंट किया था या दुनिया का पहला ये, वो नंबर 1 पाने वाली जो चाह होती है ना, वो अब लगता था कि यार 2025 तक अब तो सब हो चुका है, अब हम थोड़ी होंगे पहले कुछ करने वाले। तो उस मामले में आई वाज जस्ट लाइक ओह गॉड, इट इज सो लाइक जस्ट अमेजिंग टू फील कि एक इंडिया का पहला वाला टैग तो मिल गया है। राइट। कहीं तो हमने कहीं उखाड़ा, तो, माउंट एवरेस्ट हम नहीं चढ़ पाए सबसे पहले, बट मैं इंस्टाग्राम पे चढ़ गए। ये होती क्या है, मतलब अभी लोगों को नहीं पता कि ये रिंग एग्जिस्ट करती है, ठीक है। धीरे धीरे आई थिंक इन इंटरव्यूज के जरिए लोगों को पता चला व्हाट इज दिस रिंग। सो द रिंग बेसिकली जब इंस्टाग्राम और मेटा ने हमसे बात की थी तो, और उनकी अनाउंसमेंट में भी ये था कि वो इंस्टाग्राम का ऑस्कर है। बेसिकली वो चाहते थे कि जो इतने अमेजिंग कंटेंट क्रिएटर्स उनके प्लेटफॉर्म पे हैं, उन्हें किसी तरीके से मोटिवेशन और रिवॉर्ड एक दिया जाए, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। एंड उनका क्राइटेरिया ये था कि पिछले 1 साल में 1.5 साल में जिन लोगों ने बहुत क्रिएटिव कुछ नया किया है प्लेटफॉर्म पे, आई थिंक उनके लिए ये था कि कुछ नया कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, उस पर कुछ तो फ्रेश लेके आ रहे हैं, चाहे वो कोई फॉर्मेट हो, चाहे वो कोई विजुअल तरीका हो। तो आई थिंक मेरा माइक्रो ड्रामा जो हमने शुरू किया था, उसकी वजह से हमें वो एक वो फर्स्ट था। और हमें एक्चुअली बीच में बहुत प्रॉब्लम्स हुए थे क्योंकि बाकी लोग आके बोल रहे थे इंडियाज़ फर्स्ट, और मैं इतना बिलीव नहीं करती कि डंके की चोट पे बोलने की ज़रूरत पड़नी चाहिए। मुझे लगता है कि काम खुद बोलता है। बट बीच में मैं बहुत इरिटेट हो गई थी कि यार सब लोग आके अपने आप को फर्स्ट कैसे बोल रहे हैं, हमारे तो 2 सीजन ऑलरेडी हो चुके हैं, हमने तो पेंडेमिक में एक शो बना लिया था, सो लाइक अब 3rd भी आ गया। तो तब मुझे लग रहा था, मैं अपनी टीम से भी बोलती थी यार कि हम लोग का तो किसी को पता ही नहीं होएगा, अभी इतने सारे आ गए। बट फिर आई थिंक कि इंस्टाग्राम का जो स्टैम्प अब लग गया है ना उसमें, और उन्होंने अपने मेरे बायो में भी लिखा है जब अवार्ड के टाइम पे कि बिकॉज ऑफ द माइक्रो ड्रामा, फर्स्ट वन टू डू इट, यू नो। तो आई थिंक अब मुझे लगता है आप मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। फीलिंग अलग होती है। एक फीलिंग अलग है। हाँ, मतलब आई वाज द फर्स्ट वन टू इंटरव्यू विराट कोहली। रियली व्हेन आई वाज इन कॉलेज, ठीक है। उस वक्त विराट कोहली क्रिकेट सीख रहे थे, तो किसी 2 क्रिकेटर्स को हमने बुलाया, तो दे सेड दैट नॉटी चाइल्ड दैट ही वाज, उन्होंने मना कर दिया, बोले कि हम 2 लड़कों को भेज रहे हैं, आने वाले टाइम में वो बड़े क्रिकेटर बनेंगे। अब हमने कहा ठीक है यार, अब आ तो गए। अभी मान लो अभी हम बोलेंगे ऐसा डॉली को इंटरव्यू करने आए हैं, डॉली कहनी मैं तो नहीं आ रही, मैं किसी को भेज देती हूँ। तो फिर हम लगा सेटअप तो लगा ही है, चल यार 5-7 मिनट बात कर लेते हैं। सो आई इंटरव्यूड हिम। उसके कई साल बाद जाकर, मतलब 4-5 साल बाद जाकर, जब अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता, मैंने कहा भाई यार ये तो वही लड़का है। तो वो एक क्लेम टू फेम है, ठीक है। वो आप जब भी डालो कि विराट कोहली फर्स्ट इंटरव्यू, तो मेरा इंटरव्यू आता है। तो वो एक जो फीलिंग होती है ना फर्स्ट वाली, दैट इज समथिंग एल्स। अमेजिंग, या इट रियली इज। वो मतलब तो आई कैन अंडरस्टैंड कि उसको कोई बीट नहीं कर सकता। अब तुम जितने मर्जी कर लो, कैसे मर्जी कर लो, बट भाई हमने पहला कर दिया। तो ये क्योंकि क्रिएटर्स, अब आज की डेट में मुझे लगता है हिंदुस्तान में जनता कम है, क्रिएटर ज्यादा है। ट्रू। हर एक के 4-4 अकाउंट हैं, ठीक है। तो उस तरीके से देख लो, तो उस फीड में डिफरेंट करना आजकल कितना बड़ा चैलेंज है। क्योंकि मोस्टली एक चीज हम कहते हैं यार, गर्ल्स के लिए स्पेशली, यू नो, सम गर्ल्स, यू नो हाउ दे डू थिंग्स, ठीक है, इट्स जस्ट एक्सपोजर, कोई कंटेंट ही नहीं है वहां पे। मतलब हम देख रहे हैं उनके फॉलोअर्स, भाई हम मरे जा रहे हैं पिक्चरें देख देख के, सीरीज देख के 8 घंटे, फिर रिव्यू कर रहे हैं, 1.5 मिनट का वीडियो बना रहे हैं, और वहां देखो भाई 1 मिलियन 2, इससे बहुत लोग डिसअपॉइंटेड भी होते हैं। तो हाउ यू सी दिस कि जब इतने क्रिएटर्स की भीड़ में साफ सुथरा कंटेंट, रिलेटेबल कंटेंट? आई थिंक मुझे लगता है कि कंटेंट जैसा भी हो, देखने वाले सब हैं। हाँ, तो मुझे इसमें साफ सुथरा और वो कोई वो नहीं लगता, क्योंकि दर्शक देख रहे हैं। तो अगर आप देख रहे हो तो उसमें कोई गलत तो वो है नहीं। हाँ, exactly, ये कमेंट करते हैं ना, अरे तो, कपड़े पहन, तो सबसे ज्यादा वही देखते हैं। एग्जैक्टली। सो उसमें तो मुझे कभी ऐसे नहीं लगता कि मुझे लगता है कि ओ मेरा मुझे ऐसे मेंटेन करना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। मुझे वो जजमेंट मैं नहीं कैरी करती, आई थिंक, क्योंकि मुझे लगता है कि कंटेंट बहुत वैरायटी में आता है, एंड जब देखने वाले मौजूद हैं तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आपको करना है आप करिए, आपकी रजामंदी होनी चाहिए, कोई आपसे ज़बरदस्ती ना करा रहा हो। आई थिंक दैट्स फाइन। मुझे बस ये लगता है कि हाँ, आज के टाइम में कंटेंट अलग बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी भीड़ है और काफ़ी टाइम हम सब सेम ही चीज़ कर रहे हैं। ट्रेंड्स आते हैं,
ट्रेंड कर लिए, कोई नया ट्रेंडिंग सॉन्ग आ रहा है तो उस पर सेम चीज़ कर ली, कोई मेकअप लुक आ रहा है तो वो कर लिया। तो इस सब के बीच में अपनी एक आवाज़ निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप भी कई बार इन ट्रेंड्स में गुम हो जाते हो कि अभी ये चल रहा है तो मैं भी ये कर लेती हूँ, अभी ये चल रहा है तो ये कर लेती हूँ। तो बीच बीच में आई थिंक क्या होता है कि क्योंकि मैं 10-12 साल से कर रही हूँ ये चीज़, तो अब मैं भी काफ़ी चीज़ें सीखी हूँ गिर गिर के। तो बहुत टाइम ऐसा बीच में था भी जहाँ मुझे भी लग रहा था कि मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कर रही हूँ, मुझे ऑडियंस को ये चाहिए, मैं देती हूँ बट फिर वो चलता नहीं है। तो बहुत ये भी हो रहा था कि ऑडियंस को क्या चाहिए, ऑडियंस को क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या होती है एज एन आर्टिस्ट ना, हमेशा एक्चुअली सोचना चाहिए कि आपको क्या लिखना है, बनाना है, करना है। जब आपकी वो अंदर से जॉय के साथ निकल के आता है ना कि यार ये मुझे करना है, फिर देखी जाएगी, अगर लोगों को पसंद आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी देख लेंगे, चांस लेके देखना पड़ेगा। तो आई थिंक कि लास्ट 3-4 सालों में मैंने बहुत सारे चांस ले लिए, जो मुझे लगा कि यार मुझे लॉन्ग फॉर्म राइटिंग पसंद थी, अब लॉन्ग फॉर्म कंटेंट चलता नहीं है। पहले हम 18-18, 20-20 मिनट की वीडियोस देखते थे यूट्यूब पे और वैसे, अब वो कुछ रहा नहीं, अब सबका अटेंशन स्पैन इतना छोटा हो गया है। तो मुझे लगा यार वो लिखना मुझे पसंद है, परफॉर्म करना मुझे पसंद है, उसको मैं छोटा कैसे करूँ। तो फिर वो एपिसोड वाला आइडिया मुझे आया कि अगर मैं कहानी को ही डिवाइड कर दूँ और छोटे 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 एपिसोड बना लूँ रील के फॉर्मेट में, तो कैसा होगा। और करके देखा, बहुत शॉर्ट बजट पे करके देखा और लोगों को पसंद आया, और फिर बोलते सीजन 2 दे दो। और तब हमें लग रहा था सीजन 2, मतलब बोल के भी अजीब लग रहा था कि इसको थोड़ी सीजन बोलते, गाइस कम ऑन, लाइक दिस इज वियर्ड तो खुद के लिए भी एक वो नई फीलिंग थी। बट आई थिंक मैं सबको यही बोलती हूँ, क्रिएटर्स जो बच्चे आ रहे हैं, जेनजीज एंड ऑल दीज, कि हमेशा सब करो जो सब कर रहे हैं, ट्रेंड्स में पार्टिसिपेट भी करना पड़ता है, बट एक अपनी आवाज़, आपकी जो यूनिक वॉइस होती है, जो यूनिक एक्स फैक्टर है आपका, वो निकालने की कोशिश करो। क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है कि ऑडियंस कोई कंटेंट देखे और सोचे कि हाँ ये इसका है, वो कोई चीज़ देखकर बोले हाँ यार ये डॉली ने बनाया होगा, चाहे मैं उसमें ना भी हूँ, पर मेरे एक लैंग्वेज दिखनी चाहिए। वो वरना फिर सब एक ही जैसा काम करते हैं, तो ऑडियंसेस को भी कितने बार आपका नाम ही नहीं पता होता है, अरे वो एक आती है ना, ऐसे कुछ करती है ना, तो वो एक नाम बनाना बड़ा मुश्किल है। एंड आई थिंक वो तभी हो सकता है जब आपकी एक यूनिक पर्सनालिटी या आपका एक लैंग्वेज, एक वॉइस वहाँ पे दिखता रहे कॉन्स्टेंटली, और वो कंसिस्टेंसी बड़ी जरूरी है। आजकल वो रजत बेदी का डायलॉग फेमस है ना, इसको कहीं तो देखा है। हाँ, इसको कहीं तो देखा है। तो वो लोग कहते हैं यार देखा तो, आती तो है, इंस्टाग्राम पे आती तो है, कुछ तो करती है। वो भी होता है, काफी होता है। एक मैं देखता हूँ आजकल ना, वायरल होने की जो एक सनक है, भाई मतलब मुझे कई बार लोग फोन करते हैं, यार कुछ भी कर दो, मुझे ना वायरल कर दो। मतलब मैं कैसे कर दे, अरे नहीं यार आप कोलैब कर लो, ये करो, वायरल कर दो बस मुझे। इसको आप किस तरह से देखते हो, एंड हाउ यू, व्हाट यू वांट टू से टू दीज पीपल, स्पेशली जेनजी में, एक जो जैसे लेट्स सपोज मैंने देखा है कि वो किसी का इंटरव्यू करने बैठेंगे, वो निकाल देना चाहेंगे कि कुछ तो ये कह दे या कुछ तो हो जाए और भाई वो रील वायरल हो जाए। ठीक है, तो what how you see this and what do you want to say? I feel कि कोई फॉर्मूला तो वैसे भी नहीं है, वो हमेशा बाय चांस होता है, हमेशा। आप कितना भी ट्राई कर लो, ऑफ कोर्स अगर बहुत बड़ी फॉलोइंग है आपकी खुद की ऑलरेडी और अभी चल रहा है, तो कई बार एक साथ वीडियोस काफ़ी वायरल हो जाती है जब आप चर्चा में होते हो। बट अदर देन दैट आई डोंट थिंक कि कोई तरीका है किसी चीज़ को वायरल करने का। और मुझे ये भी लगता है कि ये जो वायरल कर दो और वायरल हो जाएंगे तो दुनिया पलट जाएगी, ऐसा होता नहीं है। नहीं होता, राइट। वो 4 दिन की चांदनी होती है जब लोग आपको पूछते हैं और सडनली आपके प्रोफाइल पे या बहुत सारे व्यूज़ आ जाते हैं, या शायद आपको ब्रांड से काम मिल जाएगा एकदम से, या आप बड़े पर्दे पे शायद आ जाओ, या कुछ भी। वो 6 महीने चलेगा तांडव, उसके बाद ना वो एकदम से नीचे आ जाएगा, अनलेस आप कंसिस्टेंटली उस पर काम करते रहो, मेहनत करते रहो, फिर भी शायद वो ग्राफ नीचे आएगा, क्योंकि एल्गोरिदम ऐसे ही काम करता है, वो ऐसे जाएगा और फिर वो आएगा ही नीचे, वो कंसिस्टेंटली ऐसे नहीं रहेगा। बट आई थिंक कई बार लोग क्या करते हैं ना, वो कभी वायरल हो गई कोई वीडियो, उनको लगता है वाह अब तो सब ठीक है, अब मेरी दुनिया पलटने वाली है, अब मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, अब तो पैसा ही पैसा। पर कुछ दिनों बाद उन्हें पता चलता है कि ऐसा नहीं है, ऊपर से मेहनत बहुत लगती है वही चीज़ बार बार करने के लिए। तो वो चीज़ें आई थिंक लोग नहीं देखते हैं, उनको लगता है एक बार बस वायरल हो जाए तो गेम खत्म है। एक जैसे हमने देखा कुछ बीच में लोग आते हैं जो बहुत वायरल होते हैं, जिनको लोग बहुत अपने प्रमोशन की, जैसे अभी इन दिनों शादाब जकाती वायरल है, 10 रुपए का बिस्किट वाला पैकेट, ठीक है, ऐसे कई सारे लोग होते हैं जिनको दुबई में भी लोग बुलाते हैं, सब बुलाते हैं, बट वो आप लॉन्ग टर्म तब सस्टेन कर पाते हो जब आप डिफरेंट कंटेंट बनाते हो। क्योंकि एक रील हम देख के ना 1 महीना देखेंगे, 2, फिर वो इरिटेट हो जाते हैं हम कि यार मतलब वही हो रहा है।
तो वो बहुत जरूरी है। वो बहुत जरूरी, क्योंकि आप खुद ही सोचो ना 6 महीने बाद हमेशा हमें लगता है वो कहाँ गया, वो आया था कोई, अच्छा वो बादाम वाला लड़का कहाँ गया, या वो लड़की कहाँ गई, लाइक यू नो वो आके कब गायब हो जाते हैं हम खुद ही भूल जाते हैं। बट जैसे मैं एग्जांपल दूंगी यशराज मुखाटे, उनके जब वो रीमिक्स और ये सब वायरल हुआ फर्स्ट टाइम, रसोड़े वाला, अब वो आया, वो वायरल हुआ, पागल हो गई जनता, then he followed up with amazing, more amazing content, you know, उसके बाद उन्होंने और अच्छे बनाए, which people were like falling in love with, उनका क्राफ्ट दिख रहा है, उनकी वो पर्सनालिटी, वो वॉइस जो मैं बोल रही हूँ वो दिख रही है, तो वो मेंटेन कर पाए उस चीज़ को कि वो वायरलिटी में खोए नहीं, क्योंकि उन्होंने मेहनत करी उसके ऊपर। बट हाँ वही होता है, काफ़ी लोग नहीं कर पाते, या शायद वही होता है ना, जब लोहा गर्म है तो मार दो वाली बात है। तो आई मीन इफ़ यू वांट टू बी अ क्रिएटर तो एटलीस्ट अपने कॉन्सेप्ट्स पे, अपने कंटेंट पे काम करना ज़रूरी है गाइज। ऐसा नहीं है कि एक रील वायरल हो गई तो आप डॉली सिंह बन गए, या एक रील वायरल हो गई तो आप फलाने क्रिएटर टाइप बन गए। अच्छा, क्योंकि दिस ऑल हैपेंड, द रिंग थिंग एंड एवरीथिंग बिकॉज ऑफ योर कंटेंट क्रिएशन, सो व्हाट डू नो अबाउट योर जर्नी ऑल्सो? एक मैं पहले कल हुमा के साथ मैंने इंटरव्यू किया एंड यू हैव डन अ फिल्म विद हर, डबल एक्सेल। बड़ी कमाल की फिल्म है वो। मैंने हुमा से भी बोला, मैंने कहा बिजनेस कुछ भी किया हो मुझे नहीं पता, बट जो मैसेज आप लोगों ने उसमें दिया, दैट इज समथिंग विच एवरी गर्ल लव्स। दैट्स ट्रू, क्योंकि हम इंडियन हैं, ठीक है, आई मीन हम जैसे हैं हम कोशिश करते हैं, हाँ ठीक है, हम उससे बेहतर दिखें, हर कोई कोशिश करता है, बट कोई कर पाता है, कोई नहीं कर पाता, मेनी इश्यूज। आपके साथ भी आपकी तो स्टार्टिंग जर्नी जो है बहुत ही रही, आई मीन बिकॉज यू आर वेरी स्लिम, तो स्टिल हाँ मैं भी ऐसे ही था। रियली? आई वॉज लाइक, मेरा मजाक उड़ता था, ठीक है, कि और लड़कों में ज्यादा होता है, अरे मतलब अरे इसको टाइट टी शर्ट पहना के देखो, ये वो उस तरह सी चीजें, मतलब आई टुक मेडिसिन्स कि मैं मोटा हो जाऊं। मैंने भी लिए हैं। हाँ, अब पतला होने की कोशिश करते हैं। ये तो, नहीं रुकते ये ट्रेन कभी। हाँ ये तो इस पे आई वांट टू नो योर थॉट्स कि क्या था वो बचपन में जो है ना, हाउ यू ओवरकम इट, क्योंकि बहुत से लोग बेचारे उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। हाँ, नहीं कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। आई थिंक कॉन्स्टेंटली अगर आप अपने शरीर के बारे में इतना सुनते रहो दूसरे लोगों से, तो आफ्टर पॉइंट तुम्हें खुद ही लगता है कि हाँ ठीक है, नहीं हूँ मैं उतनी सुंदर, या नहीं हूँ मैं उस लायक। तो आई थिंक मेरा भी वही था बचपन से, क्योंकि हमारे इंडियन सोसाइटी में क्या होता है ना, बहुत लोग आउट ऑफ केयर भी कई बार बहुत चीज़ें बोल देते हैं। जैसे मैं पतली थी तो काफ़ी सारे रिश्तेदार बड़े वो जाते थे, घबरा से जाते थे कि यार कुछ नहीं खाती, बड़ी कमज़ोर है, और देखो बिल्कुल हड्डियाँ नज़र आ रही हैं इसकी, यू नो। तो बूढ़े लोग तो बेचारे वो आउट ऑफ केयर ही बोलते थे, बट वो होता है कि अब नॉन स्टॉप अगर आप हर किसी से, कभी किसी मजाक के फॉर्म में, कभी केयर के फॉर्म में, किसी न किसी तरीके से कॉन्स्टेंटली अगर आप वो सुनते ही रहोगे उनसे, तो वो फिर दिमाग में बैठ जाती है बात। और फिर वो खुद को अगर आप शीशे में देखते वक्त सिर्फ वही चीज़ें सुनोगे, तो वो ऑब्वियसली द इमेज दैट यू फॉर्म ऑफ योर सेल्फ वो काफ़ी नीचे रहती है, और काफ़ी लो सेल्फ एस्टीम आपकी बन जाती है। तो आई थिंक मेरे साथ भी वही था कि घर में भी काफ़ी वही सुनती रहती थी कि बड़ी पतली है, मेरे पेरेंट्स बड़े कंसर्न रहते थे। और लड़कियों का तो फ्यूचर ऐसे डिसाइड हो जाता है जैसे मतलब चुटकियों में, कि शादी कैसे होगी, ऐसी पतली रही तो बच्चा कैसे होगा, ये होगा वो होगा, मतलब वो बच्ची 5 साल की है बट उसके 35 साल के कॉम्प्लिकेशंस तक पहुंच जाते हैं। का पहला सोल्यूशन शादी होता है, दूसरा बच्चे होता है। दूसरा बच्चे होता है, उससे आगे पता नहीं क्यों, मतलब बहुत से लोग सोचते ही नहीं है। एग्जैक्टली। तो अगर लड़की मोटी है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि शादी कैसे होगी और बच्चा कैसे होगा, और लड़की पतली है तो भी वही प्रॉब्लम है, तो भगवान जाने। तो वो आई थिंक वो शुरुआत से चल रहा था। और एक ये भी सोसाइटी में चीज़ है हमारे कि हम हाय हेलो बोलने से पहले बड़े आप पतले हो गए हो या बड़े आप मोटे हो गए ये बोलना प्रेफर करते हैं। तो लोग बॉडी पे बड़ी जल्दी आ जाते हैं, हमें लगता है बड़ा नॉर्मल सी चीज़ है और इसमें क्या गलत है, जबकि काफ़ी कुछ गलत है। तो मेरी जर्नी वहीं से शुरू हुई थी। एंड टू बी ऑनेस्ट हमेशा मेरे को एक दिली चाह थी कि टीवी पे होना है, कैमरे के सामने होना है, बट मैं कभी किसी को नहीं बोलती थी क्योंकि सेल्फ एस्टीम ही इतनी लो थी। और हमेशा ये लगता था कि कैमरे पे तो सिर्फ वही लोग आते हैं जो बहुत खूबसूरत होते हैं, जिनके आप ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित को देख के बड़े हुए हो, तो ऑब्वियसली यू फील लाइक मैं तो वहाँ कभी नहीं हो सकती ऑब्वियसली। तो ये तो दिल से कभी निकलना ही नहीं है, ये तो दिल ही दिल में रह के ख़त्म हो जाएगा। तो काफ़ी फिर जब मैं बड़ी होने लगी तो फिर मुझे लगा कि हाँ एक्टिंग तो मुझे नहीं लगता कभी होगी। अब पढ़ो लिखो और जो कर सकते हो करो एज अ गर्ल। फिर एक अलग प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि अब मैं बड़ी हो रही हूँ तो मेरी शादी जल्दी ना करा दे, यू नो उसमें चले जाते हो आप पैनिक मोड में कि जिनमें अच्छे से पढ़ लूँ और कुछ जॉब कर लूँ और फ्रीडम पा लूँ एंड ऑल ऑफ दैट।
तो वो शुरू हो गया। एंड जब कॉलेज में भी थी तो ऑब्वियसली आप दिल्ली आए हो एक। दिल्ली आप खुद से आए थे? हाँ, मतलब मैं खुद से। सब एडमिशन आपने खुद कराया, वो वैसा क्यों था? मतलब पेरेंट्स डिडंट वांट यू टू कम? हाँ, सो पेरेंट्स डिडंट वांट मी टू कम। पापा नहीं चाहते थे कि मैं आऊँ। मैंने आर्ट्स ले लिया था और मैं अच्छी स्टूडेंट थी, तो इसलिए वो काफ़ी डिसअपॉइंट हो गए थे कि तुमने साइंस क्यों नहीं लिया, डॉक्टर बन जाते। हाँ, ये भी प्रॉब्लम है। ये मतलब बड़ा प्रॉब्लम है कि आप अच्छे स्टूडेंट हो तो आप साइंस ही लोगे। हाँ, आर्ट्स को बड़ा नीचे देखते हैं हम लोग, यू नो। तो मेरे टीचर्स भी बड़े डिसअपॉइंट थे, पेरेंट्स तो थे ही डिसअपॉइंटेड, पापा तो बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे। मतलब उनके तो मतलब आई फील लाइक पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी जब मैंने आके बोला मैंने आर्ट्स ले लिया है। क्योंकि उनको बहुत उम्मीद थी कि क्लास में फर्स्ट आती है तो डॉक्टर बन जाएगी या इंजीनियर बन जाएगी, कुछ तो मतलब वो तब डॉक्टर इंजीनियर के अलावा कुछ था नहीं। तो वो बड़े उसमें उम्मीद में थे और मैं वो करके आ गई आर्ट्स लेके, तो वो बड़े वो हो गए कि अब छोड़ो, अब करो बीए, फिर कर देंगे तुम्हारी शादी, यू नो। तो जब मैंने बोला कि मुझे दिल्ली जाना है तो उन्होंने वही बोला कि क्या करोगी जाके दिल्ली, बीए ही करना है ना, यहीं से कर लो। तो मैंने बोला नहीं नहीं, मुझे बीए नहीं करना, मुझे और चीज़ें करनी है। और फिर मैंने झूठ बोला कि मुझे यूपीएससी करना है, जब मुझे नहीं करना था। बट आर्ट्स में आप वही दिखा सकते हो पेरेंट्स को कि यूपीएससी कर लूँगी मैं, हाँ लाल बत्ती में आऊँगी, तो प्लीज़ मुझे जाने दो। ये बहुत मतलब लड़ाइयों के बाद और आर्ग्यूमेंट्स के बाद कर आके मैंने कोशिश की कि दिल्ली आ जाओ। मेरी फ्रेंड थी, उनकी नानी का घर था यहाँ पे, तो उनके साथ में आ गई। और मेरे पेरेंट्स ने बोला ठीक है तुम जाके अगर खुद कर सकती हो तो देख लो, फाइनेंशियली तो हम नहीं सपोर्ट कर सकते। पर मैंने पूरा कन्विंस किया कि मैं बिल्कुल खर्चा नहीं करूँगी, मैं कुछ नहीं करूँगी, आप मुझे बस 5,000 रुपये महीने का दे देना, एंड दैट्स ऑल आई वांट। तो मैंने आई, मैं उसके घर पे रही नानी के, और अपना एडमिशन कराया। एडमिशन करा के तब मैं वापस गई हूँ घर। और उस समय पे वेबसाइट्स चलती थी, वो OLX वगैरह, तब पीजी के वो सब आते थे उसमें। तो मैंने ऑनलाइन वो पीजी ढूंढा, और मुझे ये भी नहीं पता था वो कौन से इलाके में है, मेरे कॉलेज से कितना दूर है। मैंने फ़ोन पे पूछा, बोलते 15 मिनट दूर है बेटा, कोई बात नहीं। मैं आई यहाँ पे जब पूरा सामान अपना लेके, तो वो एवरी डे आई यूज्ड टू टेक 1 hour टू रीच माई कॉलेज। कॉलेज कौन सा था? कॉलेज था मेरा किरोड़ीमल कॉलेज। सेम रियली? या वाओ, ये हमेशा मिल जाते हैं, KMC के लोग अपने हमेशा मिल जाते हैं। तो हाँ, तो फिर मैंने अपना पीजी भी खुद ही वो सब कर लिया था अरेंज। एंड मेरे पेरेंट्स बस आए थे मुझे छोड़ने के लिए, एक दिन के लिए आए थे वो। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा नहीं था कि उन्होंने बोला कि जाओ देख लो, खुद कर लो। उनका भी बहुत मजबूरी थी कि वो नहीं आ पाते, क्योंकि उस समय मई जून के टाइम पे हमारा सीज़न होता है नैनीताल में। तो सारे टूरिस्ट आते हैं, और मेरे डैड की गिफ्ट शॉप है, तो वो चलती है, यू नो, हमारा साल का काम उस समय होता है। तो पापा के लिए बड़ा वो था कि बेटा मई जून में तो हम नहीं आ पाएंगे, मतलब हमारे लिए बड़ा मुश्किल है दुकान छोड़ के आना, दुकान बंद करना। तो इसीलिए वो हमेशा, और मैं हमेशा क्योंकि बड़ी बच्ची हूँ घर की, तो मैं हमेशा बहुत इंडिपेंडेंट ही रही हूँ। और बचपन से मुझे याद है क्लास 4th 5th में मेरे पापा मुझे कैश जो दुकान में होता था तो वो पैक करके मुझे मेरे बैग में डाल के देते थे बैंक में ले जाने के लिए। तो मैं ऐसी छोटी सी बच्ची इतना सारा कैश लेके जाती थी, 40,000 है मेरे बैग में, यू नो। तो मैं बहुत बचपन से ये सब चीज़ें अकेले कर रही थी, तो मुझे कभी ऐसे लगा नहीं, और मुझे हमेशा अच्छा लगता था कि मैं कर लूँगी, मैं खुद से कर लूँगी, इट्स ओके। और मैंने किया भी। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं जैसे फर्स्ट ग्रेजुएशन के बाद जब मैं बहुत सारे मैंने एंट्रेंस एग्जाम्स दिए थे जामिया के और इधर उधर, और मास कम्युनिकेशन, मुझे मैं कंफ्यूज हो गई थी मुझे क्या करना है। एक्टिंग का तो मुझे कुछ ऐसे रास्ता नहीं दिख रहा था। तो ये सब मैंने एग्ज़ाम्स दिए, और जब मैं वो एग्ज़ाम्स देने जाती थी ना, और सबके पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों के साथ, यू नो, एग्ज़ाम सेंटर पे बैठते हैं 3-3 घंटा। और मैं हमेशा जब भी जाती हूँ, अभी मैं अपना US वीज़ा भी जब कराने जा रही थी, तो मेरे साथ कोई नहीं था, और लोगों के साथ ना कोई आता है हमेशा। तो मुझे वो फीलिंग हमेशा मिस होती है कि यार मैं हमेशा अकेली खड़ी रहती हूँ, मेरे साथ कोई नहीं होता खड़ा होने वाला। और वो गड्ढा भी मैंने खुद ही वो करा है, क्योंकि मैं हमेशा इंडिपेंडेंट बनी रहती हूँ। बट यू नो, आफ्टर पॉइंट मुझे लगता है कि हाँ, मेरे पेरेंट्स क्यों नहीं है मेरे साथ यहाँ पे। तो वो डबल एज स्वॉर्ड सी है। बट हाँ, मैंने खुद ही किया, खुद ही यहाँ पे आई, एंड माई पेरेंट्स आर वेरी प्राउड ऑफ दैट, बिकॉज आई थिंक वो अगर वो चांस नहीं लेती तो फिर मैं आ ही नहीं पाती। छोटे छोटे काम भी किए अपने मॉल में, एंकरिंग और ये सब। कितना रिसर्च करके आए हैं आप? थोड़ा ज़्यादा नहीं। हाँ, तो वही था कि पॉकेट मनी ज़्यादा थी नहीं, और 5-6 हज़ार में नहीं निकलता है महीना दिल्ली में। दिल्ली की रेट और नैनीताल के मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, यू नो। तो यहाँ पे खर्चे निकालने बड़े मुश्किल हो रहे थे। एंड एनीवे मुझे भी ये भी था कि मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं पहले भी जब
स्कूल में थी तो मैं ट्यूशन देती थी अपने से छोटे बच्चों को, तो मैं कहीं ना कहीं पॉकेट मनी अपने बनाती रहती थी। तो मुझे लगा कि अपने अगर कुछ मज़े करने हैं तो थोड़ा तो खर्चा निकालना पड़ेगा। तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया था, वो मॉल में जो गाड़ियों वाड़ियों के शो वो होते हैं या मेकअप ब्रांड्स के जो छोटे छोटे सेटअप्स लगते हैं उनमें एंकरिंग के लिए किया था। तो वहाँ पे जाती थी तो 1500-2000 रुपये दिन का मिल जाता था, तो वो 8-8 9-9 घंटे का काम होता था। तो काफ़ी किया वो, और उससे मैंने काफ़ी पैसा भी बनाया और अपना फर्स्ट लैपटॉप भी लिया था मैंने। ओह वाह। या मुझे उससे याद आया आपने ट्यूशंस वाली बात की। आई आल्सो यूज्ड टू टेक ट्यूशंस, और मैंने Really? अपनी पहली बाइक जो है ट्यूशन के पैसे से ट्यूशन करी के है? पैसे से ली थी। मतलब मुझे बहुत था कि हीरो होंडा पैशन ली थी मैंने, ठीक है। तो हर एक को शौक होता है यार बाइक होनी चाहिए। नहीं। कुछ साल पहले मतलब बाइक का बहुत क्रेज था, अब तो खैर किसी भी चीज का क्रेज। मुझे याद है स्प्लेंडर का इतना क्रेज था एक टाइम पे यार। स्प्लेंडर के बाद पैशन आई थी। हाँ। स्प्लेंडर तो फर्स्ट थी ना, स्प्लेंडर तो इतनी चलती थी, मतलब ओजी बाइक थी स्प्लेंडर। यामाहा वाले अलग ही होते थे। That's true. तो देन हाउ यू केम टू कंटेंट क्रिएशन, जो वो सब तो हो रहा था। हाँ। उसके बाद जब एंट्रेंस वगैरह दिए तो वही मेरे को आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्या करना है, तो मैंने कैट के लिए भी प्रिपेयर किया, कोचिंग ली और रोज़ क्लास में जाके रोती थी क्योंकि मुझे पता था मुझसे नहीं हो पाएगा ये, मुझे ये नहीं करना है। एंड देन किसी ने मुझे सजेस्ट किया था निफ्ट में एक मास्टर्स प्रोग्राम है। एंड निफ्ट मुझे जाना था पहले से भी क्योंकि फ़ैशन में मेरा हमेशा इंटरेस्ट था, बट उस समय 12th के बाद तो शायद मैं आई थिंक मैंने बोला तो था घर पे, बट वही वाली बात हो ना, दर्जी बनना है तुम्हें। तो वो वहीं के वहीं दब गई, तो वो मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा पहले के एक्टर्स बताते हैं ना कि जब वो कहते थे एक्टिंग करने के लिए भांड बनना है तुम्हें, वो मतलब एग्जैक्टली वो एक इमेज अलग रहती है और right. नहीं समझ नहीं होती है पुरानी जनरेशन को कि एग्जैक्टली क्या है। तो वो फिर मैंने ज़्यादा पुश नहीं किया। बट आफ्टर ग्रेजुएशन मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे इतना देख लिया था कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा है मुझे क्या करना है, तो उन्होंने खुद ही बोला कि बेटा तुम हमारे चक्कर में मत रहो, तुम्हें जो करने का मन है तुम करो प्लीज़, हम तुम्हें रोज़ रोज़ रोता हुआ तो नहीं देख सकते। तो निफ्ट का फिर मैंने रिसर्च किया, उसकी कोचिंग ली, उसके लिए प्रिपेयर किया। बट जब तक वो चल रहा था, वो जो गैप ईयर मैंने लिया था, तो उस समय ना मैं बड़े सारे ब्लॉग्स पढ़ती थी ऑनलाइन, मैन रिपेलर और ये 2-4 ब्लॉग्स थे फैशन से रिलेटेड, और इंडिया में भी 2-4 फैशन ब्लॉगर्स बड़े अच्छे से आ गए थे जो लोग बहुत कूल कंटेंट बनाते थे। मेरी खुद की फ्रेंड कोमल, उसने शुरू कर दिया था अपना फैशन वो। तो मुझे लगा कि हाँ मुझे हमेशा से इंटरेस्ट है, शायद मुझे भी ट्राई करना चाहिए। और मेरा एक पैग ये था कि क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं होते तो मे बी मैं ऐसे फैशन के बारे में बात कर सकती हूँ जो अफोर्डेबल हो या जो आप बार बार रिपीट कर सको, क्योंकि कपड़े रिपीट करना बड़ा दिल्ली में बड़ा वो था कि ये रोज एक ही चीज पहनती है। हाँ मतलब तो आप उसको एक ही शर्ट है, या एग्जैक्टली किसी नए तरीके से कैसे पहन सकते हो, यू नो ऑल दोज थिंग्स। तो वो मैंने फिर एक ब्लॉग शुरू किया था जिसमें मैं एक वेबसाइट पे ब्लॉग लिखती थी और इंस्टाग्राम पे फोटोज़ डालती थी। फिर हल्के हल्के 2-4 महीने बाद मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया कि आई थिंक वीडियो, क्योंकि मैं बहुत यूट्यूब देखती थी तो मुझे लगा यार मैं भी शुरू करूँ तो कैसा रहेगा। बट तब वो बड़े बेसिक से मेरे ब्लॉग थे कि आज मैंने सरोजनी नगर से ये लिया गाइस, मेरा सरोजनी नगर हॉल, यू नो वो सब मैंने ट्राई किया। बट तब मेरा ये जो पर्सनैलिटी और जो आप अब देखते हैं कॉमेडी और ये सब नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। मैं मतलब फैशन टू फैशन रहती थी बस। एंड देन मैंने आफ्टर माई निफ्ट फिनिश्ड एंड ये सब चल रहा था, मैंने 2 साल ब्लॉग किया अच्छे से, लगातार हफ्ते में 2 बार लिखती थी आर्टिकल्स। और निफ्ट के बाद मुझे इंटर्नशिप करनी थी हमारे लास्ट सेमेस्टर में, और जो मैं निफ्ट में पढ़ रही थी मैंने रियलाइज़ कर लिया था पहले ही हफ्ते कि मुझे नहीं करना है क्योंकि वो बहुत ही मुझे जैसा दिख रहा था एटलीस्ट उस टाइम पे कि वो डेस्क जॉब थी कि आपको शीट्स बनानी पड़ेगी और ये सब। और मेरा हमेशा ये था कि मुझे हमेशा ऑन ग्राउंड रह के अपने ऑन माई टोज रह के टाइप काम करना है कि चीज़ें बदलती रहें और डायनामिक इन्वायरमेंट रहे। तो मुझे समझ आ गई था कि मैं ये तो नहीं कर पाऊँगी। तो लास्ट इंटर्नशिप के लिए मैंने इधर उधर हाथ मारे कि मैं कुछ तो फैशन में ही करना ट्राई करती हूँ, स्टाइलिंग या कुछ। तो आइडिवा में मुझे एक वेबसाइट है आइडिवा, एंड उनका मुझे स्टाइलिंग इंटर्न का जॉब मिला। तो वो मैंने ले लिया। माई टीचर्स वर नॉट वेरी हैप्पी क्योंकि वो बोल रहे थे कि हम तो ये पढ़ा भी नहीं रहे हैं, तुम ये क्यों कर रही हो। बट तब तक मुझे ये समझ में आ गया था कि अब मुझे ये देखना है कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है। यहाँ मैं टीचर्स को इम्प्रेस करने नहीं आई हूँ, मुझे अब ज़िंदगी की आगे के डिसीजन बनाने हैं और पैसा कमाना है लाइफ में। तो मैं उस तरफ चली गई और मैंने इंटर्नशिप करी वहाँ पे। और इंटर्नशिप करने के बाद मैंने फुल टाइम वहीं ज्वाइन कर लिया था आफ्टर कॉलेज। और जैसे ही मैंने ज्वाइन किया पहले ही हफ्ते में उन्होंने हमें बोला कि हमारा एक नया कॉन्ट्रैक्ट है फेसबुक के साथ और हमें बहुत सारा वीडियो कंटेंट बनाना है, और अभी कोई टीम नहीं है, कोई एक्टर्स नहीं है, कोई प्रोड्यूसर नहीं है, हमारे पास बस एक स्टूडियो है ऊपर, कैमरा टीम है, तुम लोग ही आप वीडियो बनाओगे। तो हम हफ्ते में फ्राइडे को अपना सारा काम वाम निपटा के आर्टिकल्स वगैरह लिख के
हम सारी लड़कियां अपना मेकअप करके कैमरे के सामने खड़े हो जाते थे। एंड आई थिंक वो जो एक एक्टिंग का कीड़ा शायद जो बचपन से था वो फाइनली वहाँ निकल आया उस एनवायरनमेंट में, क्योंकि हम कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखते थे, हम सिर्फ मस्ती करते थे। हम सोचते आज का टॉपिक ये है और इस पर हम 10-12 लाइन्स लिख देंगे। और वहाँ पे मैंने प्रोड्यूसर का रोल ले लिया, तो एडिटिंग सीखी, उस पर बैठी। तो वो एक पैकेज्ड प्रोडक्ट जो होता है ना, फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड मैंने कैसे बनता है, कैसे करना चाहिए, वो मैंने वहाँ पे सीख लिया। और वो मेरे लिए बेस्ट लर्निंग थी, क्योंकि वहाँ रह के मुझे ये भी समझ में आ गया कि मुझे राइटिंग का बड़ा शौक है, जो शायद दबा दबा ही था कहीं। और एक्टिंग तो है ही ऑफ कोर्स। कॉमेडी जो कि क्योंकि मैं एक बहुत फ़नी पर्सन नहीं हूँ, मतलब मैं बहुत ही इंट्रोवर्टेड सी लड़की हूँ और मैं ऐसे हर वक्त जोक नहीं क्रैक करती हूँ। तो मेरे लिए भी एक्चुअली नया था कि मैं कॉमेडी परफॉर्म कर पा रही हूँ और लोगों को पसंद आ रही है, उस कैरेक्टर में मैं घुस पा रही हूँ। तो मेरे लिए भी आई थिंक इट वाज अ वेरी कैथार्टिक एक्सपीरियंस, क्योंकि कॉमेडी इज सो मतलब इट गिव्स यू सो मच फ्रीडम। मैं राजू की मम्मी बनती हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं किसी से कैसे भी बात कर सकती हूँ, क्योंकि मैं राजू की मम्मी हूँ उस समय, तो इट गिव्स यू सो मच लिबर्टी टू डू सो मेनी थिंग्स एंड जस्ट बी फ्री इन दैट मोमेंट। तो वो मैंने बहुत एंजॉय किया और वहीं से बेसिकली वो जर्नी जो है शुरू हुई फैशन ब्लॉग से। Then I left. And then फिर अपना जो है, बट अभी आपने बड़ी सारी चीज़ें बताई। आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ लर्निंग फॉर द न्यू क्रिएटर्स कि भाई लिखना भी होता है, कॉन्सेप्ट भी बनाना होता है, एडिट भी करना होता है। तो ये मुझे लगता है, आपको लगता है कि आजकल कंटेंट क्रिएटर्स को बड़े हल्के में लिया जाता है? हल्के में तो लेते हैं। ये मिसकंसेप्शन तो खैर शुरुआत से ही है कि बहुत इजी काम है, कोई भी कर सकता है। ये तो मैंने आज अपनी जॉब छोड़ दी तो मैं खुद ही करता हूँ, बस मैं करना नहीं चाहती। तो ये बहुत रहता है कि लोगों को समझ नहीं आता कि काफ़ी मेहनत लगती है ओवर टाइम एटलीस्ट। चाहे शायद एक वीडियो में लगे, हाँ शायद हमारा एक वीडियो 2 घंटे में हो जाता है, बट यही चीज़ आपको रोज़ करनी है और करते रहनी है, उसमें मेहनत लगती है और हर बार कुछ नया लाने में मेहनत लगती है। तो वो तो डेफिनेटली फॉर श्योर है कि लोगों को लगता है बड़ा ईजी काम है और क्या ही कर रहे हैं हम। बट वही है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर, क्योंकि अभी कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि एक करियर बन गया है। हाँ। आप जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं, उन्होंने एक इस तरह का माहौल क्रिएट किया है कि लोगों को लगता है कि अब दिस इज ऑल्सो करियर। जो पहले होता था डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, यूपीएससी करेगा, अब कंटेंट क्रिएटर, मैं इन्फ्लुएंसर बनूंगा। हाँ, मैं भाई इन्फ्लुएंसर बनेगा। ठीक है, नहीं ये तो है, बदल तो गया है। लाइक अभी 10 साल पहले तक तो हमें खुद ही समझाने में ही टाइम लग जाता था लोगों को कि हम करते क्या है, बट दैट्स ट्रू। लाइक अब तो आई थिंक so many parents I've seen tell me कि मेरे बच्चे को भी influencer बनना है, and they're happy about it. It's not like they're feeling bad or anything, या they don't want their kid to be like that, because इतनी opportunity है इस field में, I think सबने देख लिया है, and there's so much scope that you can do and be on these platforms on social media. I think it's pretty cool to be honest. ये ज़रूर मुझे लगता है कि अभी बहुत भीड़ है और बहुत लोगों को लग रहा है कि हम कर लेंगे या हमें भी जाना है और हमें भी ट्राई करना है। आई थिंक अभी क्या हो रहा है ना, एक ट्रेंड चल रहा है जिसमें एक डॉर्मेंट इन्फ्लुएंसर हैं सब लोग, कि मतलब सब लोग अपनी फैमिली वीडियोस डाल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं तो वो वीडियो डाल रहे हैं, अपने कुत्ते की वीडियो डाल रहे हैं, और कई बार क्या होता है वो वायरल हो जाती है, तो वो लोग फिर कोशिश करते हैं उसको मेंटेन रखने का। तो उसमें से कुछ लोग सक्सीड करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है ओवर टाइम ये ज़रूर होगा, मे बी 2-4 सालों में, कि लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि देखो मेहनत बहुत लगती है, कंसिस्टेंसी बहुत लगती है और फोकस चाहिए। आप 2 जॉब के साथ नहीं कर सकते, या अपनी करंट जॉब के साथ करना मुश्किल होता है। तो वो होगा कि शायद आगे चल के लोग थोड़ा सोचेंगे कि करना है कि नहीं करना है, अच्छे से सोचना पड़ेगा, ये ऐसे चांस की बात नहीं है। अभी थोड़ा लोग हैं कि हाँ ट्राई करके देखते हैं, देखा जाएगा, फिल्म एक्टिंग कैसे, फिल्मों में कैसे आपको किसने देखा सबसे पहले कि डॉली को फिल्मों में भी लेके जाते हैं? सबसे पहले पेंडेमिक से पहले, दिस इज 2016-17, मुझे नेटफ्लिक्स का ऑडिशन आया था। एक शो था भाग भी नहीं भाग, जो आया था उसके लिए। तो जब फर्स्ट राउंड ऑफ ऑडिशन हुआ था, मैंने तब तक कभी कोई ऑडिशन नहीं दिया था, तो मुझे यही नहीं पता था ऑडिशन कैसे देते हैं, अब उन्होंने मुझे ऑब्वियसली एक ही कैरेक्टर आपको ऑडिशन करना है, बट उस सीन में 4 लोग हैं और मैं अकेली रहने वाली हूँ, मेरे पास कोई नहीं था मुझे क्यू देने के लिए और ये वो, और मुझे ये भी नहीं समझ में आता था कि आप फ्लैट क्यू दे सकते हैं, पीछे बंदा कौन कैसे बात कर रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने ऑडिशन पे ध्यान, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे था कि मुझे इम्प्रेशन बनाना है। मैंने वो 4 कैरेक्टर्स प्ले किए, 4 लोगों का वीडियो बनाया, उसको एक स्केच की तरह एडिट किया और भेज दिया।
एंड आई एम प्रिटी श्योर जब वो लोगों ने अपना ईमेल खोला होगा और देखा होगा तो उन्होंने पूरी जनता को बुलाया होगा और बोला होगा देखो ये ऑडिशन क्या किया है इस लड़की ने, क्यों किया है। मतलब आई एम श्योर वो लोग हंसे होंगे उस चीज़ पे, क्योंकि काफ़ी डम था वो मूव। एंड वो फर्स्ट ऑडिशन मेरा क्रैक भी नहीं हुआ, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं व्हाटएवर, गायब हो गए। फिर कुछ महीने बाद वापस आया, क्योंकि उस प्रोजेक्ट पे 3 डायरेक्टर्स थे और एक डायरेक्टर को वो ऑडिशन बहुत अच्छा लगा था। तो फिर जब शायद उन्हें कोई और मिला नहीं या वो कंफ्यूज हो गए तो उन्होंने बोला यार उसको फिर से देखते हैं एक बार। तो उन्होंने मुझे एक सेकेंड ऑडिशन भेजा, फिर मैंने वो किया एंड आई थिंक आफ्टर दैट दे गॉट कन्विंस्ड कि कुछ तो है, कर लेगी शायद। एंड देन दे गॉट मी ऑन अ कॉल, डायरेक्टर के साथ कॉल वॉल करके 1-2 और रीडिंग मीटिंग करके फाइनली मुझे लॉक किया। फिर मैंने वो शो किया स्वरा के साथ एंड स्वरा इज़ अ वंडरफुल पर्सन, शी इज़ सो अमेजिंग। तो मुझे बहुत मज़ा आया, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैं बहुत यंग थी और पहली बार सेट पे गई। तो अब आपको आदत है ऐसे शूट करने की, एक ट्राइपॉड है, आपका कैमरा है, आप गरीबों की तरह मतलब। और उस समय तो बिल्कुल ही नहीं था, तो हम माइक वाइक भी नहीं लगाते थे, मतलब लिटरली आपने अपना फ़ोन लगाया, शूट किया, एडिट किया, ख़त्म हो गया। तो मुझे बिल्कुल आदत नहीं थी आसपास लोगों के ज़्यादा परफॉर्म करने की। और एक सेट पे यार 100-200 लोग होते हैं कम से कम। हाँ, अरे है ना, मेला होता तो पूरा मेला होता है और उसके बीच आपको एक्टिंग करनी है। मतलब उस मोमेंट में सबकी नज़रें आपके ऊपर है और अगर आपने गलती करी तो फिर वो दोबारा होता है, तो बढ़ते बढ़ते लोग भी सोचते हैं अरे जल्दी करना यार, ठीक है। तो मेरा पहले दिन थैंकफुली कोई डायलॉग नहीं था, तो मुझे बड़ी खुशी थी कि आज मैं सिर्फ देखूंगी, लर्न करूंगी, बड़ा मज़ा आएगा, आज मैं सिर्फ ऑब्जर्व करूंगी। जैसे मैं सेट पे पहुंची, फर्स्ट टेक है और मेरी डायरेक्टर आके बोलती है कि बस कुछ नहीं, तुम्हारा एक डायलॉग ऐड किया, बस जाके ऐसे देखना और बोलना याक। और मुझसे हुआ ही नहीं, अमित मैं बोल ही नहीं पाई, मतलब फिर वो बार बार बेचारी। और फिर आई थिंक वो डायरेक्टर उस समय शी वाज लाइक कि चलो लेट्स मूव, काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया, नेक्स्ट करते हैं। तो उस दिन मैं काफ़ी स्पाइरल हो गई कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरी वजह से ये हो गया, वो लोग भी सोच रहे होंगे मुझे क्यों ले लिया, वो इम्पोस्टर सिंड्रोम आ जाता है ना कि अब तो सब समझ जाएंगे कि सब इसको हायर नहीं करना चाहिए था, ये वो। तो पहला दिन काफ़ी बुरा था मेरा। और उसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा सेट में रहना समझ में आया, स्वरा ने मेरी बहुत हेल्प करी, बाकी डायरेक्टर्स ऑल्सो वो वेरी स्वीट। तो वो शो आया, वो शो फिर पेंडेमिक में आया, तो ऐसे हमें कोई बहुत बड़ा रिलीज़ और ये सब नहीं मिल पाया था उस वक्त, बट शो बहुत क्यूट था। एंड उस दैट वाज माय फर्स्ट लाइक बिग स्क्रीन सॉर्ट ऑफ लाइक OTT प्लेटफॉर्म मोमेंट और एक्चुअली प्रॉपर एक्टिंग वाला। उसके बाद फिर फिल्मों के ऑडिशंस किए, ये सब किया। काफ़ी बार चीज़ें नहीं हुई, काफ़ी बार रोल ऐसे आए जो नहीं करने थे। फिर XXL हुई, तो XXL सोनाक्षी और हुमा के साथ, उसमें ऐसे कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था, बट मुझे मूवी का प्रेमिस बहुत अच्छा लगा और वो किया। बट उसके बाद मेरी जो फिल्म फिर थैंक यू फॉर कमिंग आई थी, उसमें मुझे बहुत मज़ा आया था, क्योंकि वो रोल में काफ़ी मुझे काम करने को मिला पहली बार कि कैरेक्टर की बैक स्टोरी क्या है, आप क्या समझते हो, इनकी फ्रेंडशिप, केमिस्ट्री पे काम करने को मिला, हमें वर्कशॉप करने को मिली। तो वो एक एक्टिंग जो प्रॉपर वो होता है ना, वो फाइनली ट्राई करने को मिला। और तब तक तो अब तो ओवर इयर्स मैंने भी वर्कशॉप्स और ये सब थोड़ा एक्टिंग पे काम शुरू किया है, क्योंकि पहले हम इंस्टाग्राम के लिए एक्टिंग करते थे, तो वो एक बड़ी एग्जैजरेटेड सी और वैसी एक्टिंग होती है, वो काफ़ी डिफरेंट होती है ऑन अ सेट। तो वो समझने में भी टाइम लगा है कि पहले हम बहुत ओवर द टॉप चले जाते थे और अजीब अजीब शक्लें बना के एक्टिंग करते थे, इसीलिए शायद लोग बोलते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स को एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। बट हम सीख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा वक्त लगेगा। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला, क्योंकि बिकॉज आई इंटरव्यू सेलिब्रिटीज एंड मेरे पास इतने सारे ये मैसेज आते हैं, हमें एक्टर बना दो सर, हमें एक्टर मतलब अबे, और वो दे कीप ऑन टेक्सटिंग यू, मैं बहुत गरीब हूँ, आप मैं ये क्या करोगे, हम कुछ नहीं कर सकते। वही बात है, अगर आप इंस्टाग्राम पे रील्स बना सकते हो गाइस, तो उसका मतलब नहीं है कि आप एक्टर ही हो। जैसे आपने कहा आपको फर्स्ट टेक में भी प्रॉब्लम हुई थी एंड देन आपने सीखा और इतनी चीजें की। तो ये मुझे लगता है कुछ लोगों को थोड़ा सा समझना चाहिए कि दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस है। Obviously everything is a skill ना? क्या हुआ कि क्योंकि हम भी गरीबों की तरह ही वीडियो शूट करते हैं, मेरे पास तो ट्राइपॉड है, माइक है, लगाया और मैक्सिमम आई शूट लाइक दिस, ठीक है। तो एक बार मैं कहीं गया इंटरव्यू के लिए किसी फिल्म सेट पे, तो सेट की इसमें एक जर्नलिस्ट का वो है, ठीक है, आप कर दोगे? तो मैंने कहा, अब प्रोड्यूसर वाज लाइक अ फ्रेंड, तो मैंने कहा हाँ ठीक है यार मैं कर दूंगा। भाई मैंने हाँ तो कर दिया, जब वो आया मेकअप, अरे मैं कभी अपने ऑफिस के मेकअप रूम में भी नहीं जाता, ठीक है,
वो मैंने कहा अरे ये तो इतनी भसड़ है यार इसमें, तो मतलब वो तामझाम। उसमें लाइट्स लग रही हैं, ये लग रहा है, वो लग रहा है। मतलब दैट डे मैंने शायद 2-3 लाइंस बोली होंगी। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ भाई ये बहुत मुश्किल और काम है। कितना टाइम लगा वो 2-3 लाइंस बोलने में? 1 घंटा। क्योंकि वो हर 10 बार उन्होंने हाँ, इस एंगल exactly से ना, वही ना। शूट, उस एंगल से और हमें शूट। नहीं होती वो आदत। हमें आदत ही नहीं होती। Yeah. हमें तो क्या है, वन गो में उसने स्क्रिप्ट दी मुझे, मैंने कहा यार ये तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं अपने हिसाब से बोल दूंगा, तेरे को चलता है। उनकी भी बेचारों की मजबूरी थी, एक तो उन्हें फ्री में मिल रहा था, ठीक है, तो मुझे लगा ठीक है यार जो मिल रहा है उसी। बट दैट डे आई रियलाइज कि भाई बहुत मुश्किल काम है ये तो। मतलब लोगों को लगता है कि यार कर ही क्या रहा है यार, एक लाइन ही तो बोल रहा है। आई थिंक उसका भी डेफिनेटली मिसकंसेप्शन तो है, जैसे ये कंटेंट क्रिएशन में या एक्टिंग का भी एक है बहुत कि ज्यादा है। करना ही क्या है। आई एम नॉट सेइंग इट्स लाइक एज डिफिकल्ट एज अदर जॉब्स, बट डिफिकल्टी तो है ही। अच्छा, अभी जो आपने कहा कि कंटेंट क्रिएटर क्या एक्टर बनेगा, लेकिन अब बहुत से लोगों ने बहुत अच्छे से प्रूव कर दिया है, भुवन बाम धर्मा तक पहुंच गए अभी। बिकॉज आई डोंट थिंक कि यार इन्फ्लुएंसर ये ऐसे कुछ नहीं है। जब कई बार एक्टर्स निकलते थे जो कोई जैसे अरे ये पहले इंजीनियर था, जॉब करता था, टीवीएफ तो ऐसे ही बना ना, सारे के सारे वो एग्जैक्टली या सच अमेजिंग मतलब, राइटर्स, एक्टर्स, IIT के लोग थे, जीतू एंड ऑल, यस, ऑल ऑफ दीज पीपल। अब वही ना, अब आप ये समझ लो इन्फ्लुएंसर को थोड़ा सा उसमें देखा जाता है, नेगेटिव कॉनोटेशन होता है, और क्योंकि हम ऑलरेडी कैमरे पे होते हैं तो ऐसा एक डायरेक्ट वो बन जाता है। बट मुझे नहीं लगता, मतलब आप ऐसे समझ लो इन्फ्लुएंसर एक अलग जॉब है जो हम कर रहे हैं, और हमें एक्टिंग भी करनी है। और मुझे तो इनफैक्ट ये लगता है कि जो लोग कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं और अपनी ऐसी वीडियोस बना रहे हैं, स्पेशली जो एक्टिंग वाली करते हैं ना, एक्टिंग रील्स बना रहे हैं या कॉमेडी कर रहे हैं, ये तो समझ लो भाई कि अंदर एक कीड़ा तो है, इसीलिए हम कैमरे पे कर रहे हैं अपने फोन के सामने। जब हमें मौका मिलेगा तो हम पूरी कोशिश करेंगे बड़े पर्दे पे करने की, तो वो एक रास्ता तो ऑब्वियसली है। तो मुझे ये तो जरूर लगता है कि लोग इतने सरप्राइज क्यों हो जाते हैं। द फैक्ट कि हम अपने फोन के सामने इतना नाच गाना कर रहे हैं, इसका मतलब तो ये है ही कि हमें करने का मन तो है ना। बट ये है कि हाँ, हो सकता है हम बहुत अच्छे ना हो सकता है हमें वो सही अपॉर्चुनिटी ना मिले, तो उसमें हमें एज एनी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कोई भी क्राफ्ट सीखने में वक्त लग ही जाता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई आते ही धुरंधर हो जाए, कुछ लोग होते भी हैं, ऑब्वियसली देयर आर एक्सेप्शनल पीपल, बट सम पीपल टेक टाइम। एंड आई थिंक इन्फ्लुएंसर से आया या कहीं और से आया, वो टाइम कई बार दे देना चाहिए कि ठीक है फर्स्ट प्रोजेक्ट है, नेपो बेबीज को तो दे ही देते हैं बहुत ज़्यादा। तो आई थिंक आउटसाइडर्स को भी कई बार दे देना। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इन्फ्लुएंसर टैग को थोड़ी नफरत ज़्यादा मिल जाती है, और कुछ नहीं। मुझे लगता है थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी नहीं होती लोगों में, क्योंकि अभी वही मैं लगता है देखता कि हूँ अरे हम भी कर लेंगे, ये तो बस हम करना नहीं चाहते। इन्फ्लुएंसर्स कई बड़े बड़े स्टार से भी ज्यादा पॉपुलर है। हाँ, मतलब लोग yeah. क्रेजी फॉर देम, That's रो रहे हैं उनको देख के। ये चीज पहले सिर्फ फिल्म स्टार्स के साथ होती थी, That's इट नेवर हैपेंड विद इन्फ्लुएंसर्स ना। Yeah. तो अभी एक नया ट्रेंड है, लोग एकदम पागल हैं कुछ आई कुछ के थिंक पीछे। क्योंकि कंटेंट में लोग ज्यादा रिलेट कर Relate पाते करते हैं, हैं, exactly. और आई थिंक कनेक्शन भी थोड़ा स्ट्रांग होता है विद द पर्सन। आप सेलिब्रिटी से थोड़ा दूर से कनेक्टेड हैं, मतलब आप डायरेक्टली कोई ऐसे कोई कनेक्शन नहीं है। रेयरली कभी ऐसे होता है कि आपने कोई कमेंट किया और उनका रिप्लाई आ जाए व्हाटएवर, बट कंटेंट क्रिएशन में बहुत ऐसे डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन हो जाते हैं, डीएम्स में बातें हो जाती हैं, स्टोरीज में आप कनेक्ट कर लेते हो, तो एक कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो जाता है। आई फील कि आई थिंक ऑडियंसेस आजकल वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि यार हम भी तो चाहते हैं कि हम उन्हें मैसेज करें तो बात हो, या कभी वो कहीं मिल जाएं शायद, या उनकी जो कहानी है जिस जहाँ से वो आते हैं हम भी वहीं से आते हैं, तो एक वो कनेक्शन कहीं ना कहीं निकल ही आता है। तो आई थिंक कंटेंट क्रिएशन में ये एक अच्छा एक स्वीट स्पॉट है कि ऑडियंसेस रियली कनेक्ट विद अस एंड रिलेट विद अस, तो वो बड़ा अच्छी फीलिंग आती है। दूसरा, तभी आजकल इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स को अप्रोच भी किया जाता है फिल्म प्रमोशंस के लिए, बिकॉज हम देखते हैं कि मतलब वो तो खैर मार्केटिंग भी है, एनी मार्केटिंग तो मार्केटिंग है ही, प्लेटफॉर्म, बट कहीं ना कहीं रीच है ना। हाँ, कहीं ना 100%। कहीं आप जिस क्रिएटिव तरीके से वो 1 मिनट की रील में, या मान लो 30 सेकंड्स की कई बार रील में, या 1.5 मिनट की रील में जो वो मैजिक क्रिएट कर देते हैं, वो कई बार 50 मिनट का इंटरव्यू नहीं कर पाता। That's true, yeah. तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री भी समझती है Yeah, कि इनकी रीच तो है, Yeah, और शायद कहीं ना कहीं कास्ट भी इसलिए भी करते हैं कि भाई इनके फैंस जो हैं। बट क्या फर्क पड़ता है इफ यू हैव लाइक 10 मिलियन फॉलोअर्स एंड इफ यू आर डूइंग अ फिल्म, तो आपको लगता है कि वो 10 मिलियन फॉलोअर में से कितने उसकी टिकट लेके आपकी पिक्चर देखने आएंगे? मुझे लगता है ये बहुत लंबा एक स्टेटिस्टिकल गेम है कि आपका टीजी है क्या, आपकी ऑडियंसेस कौन है, क्या आपकी ऑडियंसेस वो मूवी गोयर्स हैं जो जाके ऑल्सो महंगी टिकटें, आजकल जो इतनी महंगी टिकट Right. और पॉपकॉर्न है वो लेने की हिम्मत रखते हैं, तो बताइए।
क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी तो टीजी ऐसी है कि वो हर तरीके हर जगह से आती है, तो मुझे नहीं लगता कि उनमें से मतलब 80% जाने को रेडी हो जाएगी। ऊपर से आजकल मूवी हॉल तक जाना एक बहुत बड़ा डिसीजन है। हम लोग बहुत कैलकुलेटिव हो गए हैं आजकल मूवीज को लेके, क्योंकि सब बहुत महंगा भी हो गया है। तो हम बहुत सोचते हैं कि अरे ये जब ओटीटी पे आएगा तब देख लेंगे, इस वाली के लिए मैं थिएटर में जाऊंगी, किस पे है, तो इट्स सबसे पहले तो वेरी यही बिट सवाल ऑफ होता है। या तो आई डोंट, एंड प्लस आई फील लाइक आजकल वो जो एक ब्लाइंडेड फैन फॉलोइंग होती थी ना पहले जमाने में, वो नहीं वो तो है। नहीं आजकल लोग बहुत क्रिटिकली आपको देखते हैं, क्या काम है, मूवी का ट्रेलर कैसा है, टीजर कैसा है, व्हाटएवर, ये देख के जाते हैं। तो वो बहुत कम केसेस में होता है कि हाँ बिकॉज मेरे 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो मूवी चल ही जाएगी। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है, या उससे कोई बहुत ज़्यादा ऑडियंस आ जाएगी। आई थिंक अगर मूवी अच्छी होगी तो वैसे भी ऑडियंस आ ही जाएगी। तो मुझे इतना कोई बहुत बड़ा उससे फ़र्क नहीं लगता। इनफैक्ट मुझे काफ़ी बुरा लगता है आजकल एक्टर्स को बहुत बोला जाता है कि काफ़ी सारे एक्टर्स को कि आपकी फॉलोइंग नहीं है इसलिए आपको रोल नहीं देंगे। यस, ये बहुत लोग जो बताते हैं। कि मुझे बहुत सेंसलेस लगता है, क्योंकि एक्टर का काम ही नहीं है फॉलोइंग रखना। एक्टर का काम है एक्टिंग करना। मैं अगर एक्टिंग करना चाह रही हूँ तो मेरी फॉलोइंग जो मेरे साथ साथ आ रही है वो बाय फ्लूक है, क्योंकि मैं वो कर रही हूँ इतने टाइम से। बट उसमें भी मैं चाहूँगी कि मेरे एक्टिंग के बेसिस पे मुझे रोल मिले, ना कि मेरे फॉलोअर्स के बेसिस पे। तो अगर आप समझते हो कि मैं ये डिज़र्व करती हूँ तो ही मुझे दो। अगर आप मेरे फॉलोअर्स के बेसिस पे दे रहे हो तो वो वैसे भी हमेशा होता है कि वो कुछ छोटा सा पकड़ा देंगे, कुछ वैसा ही दे देंगे जो हम ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे करते हैं right, उसी टाइप का फ्लेवर। और वो हमें भी दिख जाता है कि वो क्यों दिया जा रहा है। तो उसमें काफ़ी फ़र्क तो है। तो ये थोड़ा सा इंडस्ट्री में अभी जो चल रहा है नंबर्स वाला सीन, ये मुझे काफ़ी कंफ्यूजिंग और सेंसलेस लगता है टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि मैंने देखा थोड़े दिन पहले एक सीरीज आई थी राजश्री की, बड़ा नाम करेंगे, तो मतलब वेरी गुड सीरीज, आप देखिएगा कभी आपको वक्त मिले तो। वेरी गुड सीरीज। कहाँ पे? सोनी लिव पे है। ओके। उस सीरीज के एक्टर्स नए थे। मैंने जब जाके उनकी फॉलोइंग देखी ना, कुछ उनकी खास ये शिबा चड्ढा वाला शो है क्या? शिबा चड्ढा नहीं है इसमें, अच्छा। वो दूसरा है। तो अच्छा। मतलब आई वाज हैप्पी, और मैंने अपने रिव्यू में ये बात उनकी बोली। कोई फॉलोइंग नहीं थी? मैं कुछ खास नहीं थी, हाँ, नॉर्मल एक्टिंग थी। एक्टिंग थी, और नए लोग थे। मतलब मुझे लगा कि या तो भाई कहीं से भी, मतलब एक जो लीड था उसके तो 10-12 हजार फॉलोवर थे। भाई सेड कि यार राजश्री ने बड़ा अच्छा किया, एटलीस्ट उन्होंने टैलेंट देखा। ये नहीं कि उठा के इसके फॉलोअर्स हैं तो इसको हीरो बना दो। अभी वो जो ऋचा चड्ढा की प्रोडक्शन की गर्ल्स विल बी गर्ल्स आई थी, उसमें जो लीड है, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, प्रिया आई थिंक, शी इज़ अ यंग गर्ल। कहाँ अब लेने को वो भी कोई यंग इन्फ्लुएंसर भी ले सकते थे विद अ मल्टी मिलियन फॉलोइंग और समथिंग। ऋचा और अली की जो उन्होंने फ्रेंच हाँ, कोलैब में बनाई थी, जिसमें कनू कसूती भी थी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी फिल्म। एग्जैक्टली राइट। एंड व्हाट अ फैब एक्टर दैट यंग गर्ल वाज, है ना? वो मैं कितनी भी बढ़िया नाम भूल एक्टिंग रहा हूँ, कर जबकि रही है। मैंने आई हैव इंटरव्यूड हर। प्रीति, यस यस। तो प्रीति वाज सो अमेजिंग, बट ऐसे कोई दिल्ली की नंबर्स है के वो। साथ थोड़ी ना आई है। आई थिंक वो भी दिल्ली की है। है। हाँ, तो वही ना, वो एक्टिंग के बेसिस पे लिया ना। तो उनको अगर बोल देते कि फॉलोअर्स भी लेके आओ तो फिर हो गया। वो लड़का भी बहुत अच्छा था, वो लड़का भी जो बहुत अच्छा उसमें मतलब था, He was so good. ही वाज वेरी गुड। तो मैंने उन दोनों को बोला, मैंने द कहा होल मूवी वाज जस्ट हाँ, मतलब वहां पे आपको टैलेंट नजर आता है। एग्जैक्टली। अच्छा, एक सोशल मीडिया, क्योंकि बहुत ना, एक कई बार हम देखते हैं सुबह उठे और एक बुखार भी होता है। मतलब मैं तो कई बार ऐसा सुनता हूँ कि यार फलानी एक्ट्रेस बड़ी परेशान हो गई, उसकी रील पे व्यूज नहीं आए, ठीक है। वो मैनेजर को फोन कर रही है, अरे यार इसमें कुछ बढ़वाओ। ये डॉली को कभी हुआ या होता है कि यार चल नहीं रहा क्या है, या अब यूज टू हो गया? जैसा आपने एक बात बोली, एल्गो ऊपर जाता है नीचे आता है, ये मैंने सीख लिया है। ये होता था बीच में, बहुत पैनिक होता था कि आज अभी तक बहुत जैसे कुछ पे व्यूज आ गए, फिर एकदम से नहीं आ रहे, कुछ भी कर लो नहीं आ रहे। तो ऑब्वियसली धक्का लग जाता है। फिर तुम सोचते हो कि क्या मैं गलत कर रही हूँ, क्या हो रहा है। तो ऐसे पीरियड्स अभी भी आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार समझ लिया तो समझ लिया। ऑब्वियसली एवरी डे इज अ न्यू डे, एंड व्हेन इट्स योर जॉब, फुल टाइम थिंग, तो बुरा तो लगता ही अगर व्यूज़ नहीं आएंगे। तो वो चलता रहता है। बट एक रियलाइजेशन ज़रूर होगी है कि ये आपके कंट्रोल में नहीं है। और कई बार ये चीज़ें एल्गोरिदम और इन सब चीज़ों पे इतनी बेस्ड है कि नो मैटर आप अपनी तरफ से कितना भी ट्राई कर लो, वो चीज़ आफ्टर अ पॉइंट आपके हाथ से निकल जाएगी। फिर वो हवा में है, फिर वो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो आई थिंक वो अब मैंने प्रेशर लेना थोड़ा छोड़ दिया है। ऑब्वियसली ऑल्सो बिकॉज मैं इतने सालों से कर रही हूँ, तो आई थिंक वो एक लर्निंग भी हो गई है। एंड प्रेशर लेना छोड़ दिया का मतलब ये नहीं है कि अब व्यूज़ एकदम गिरने लगेंगे तो मैं कुछ नहीं करूँगी उसके लिए। ऑब्वियसली एक टाइम पे फिर सोचना भी पड़ता है यार, क्योंकि पैसा भी वहीं से आता है, सारा सब कुछ वहीं से आता है। तो वो डर एक लगा रहता है। पर एवरी डे वाला जो एंग्जाइटी मैं लेके चलती थी, और एक वो भी होता था कि अभी वीडियो डाला है तो 1 घंटे के अंदर पता चल जाना चाहिए कैसा परफॉर्म करिए। अगर
1 घंटा तो मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग 2 मिनट में मैं पहले बोल देती थी चली कि नहीं चली, और फिर जब मुझे लगता था नहीं चली तो मैं बड़ी अपसेट होकर बैठ जाती थी पूरा दिन कि नहीं चली आज की वीडियो। तो अब मैंने वो करना छोड़ दिया है कि दिल पे लेना ज़्यादा छोड़ दिया और घबराना छोड़ दिया है कि इतना इंस्टेंटली घबराने की जरूरत नहीं है। 1-2 वीडियो नहीं चल रहे तो कोई बात नहीं, करते रहो। एक चीज़ और होती है, जैसे टिकटॉक था, एक दिन सुबह हम अचानक उठे, पता चला टिकटॉक बंद, ठीक है। या हम कई बार सुनते हैं कोई बंदा था फलाना बेचारा, उसका सुबह उठा वो यूट्यूब चैनल उसका बंद। तो ये जो चीज़ होती है, ये एज अ क्रिएटर कितना अंदर से एक धक-धक रहती है। ये हमारा क्रिप्टोनाइट है। ये मतलब यही हमारी जान ले लेता है। ये सोच के ही मतलब ऐसा लगता है ये भगवान, मतलब मुझे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग जब टिकटॉक भी बंद हुआ था और जो लोग सिर्फ टिकटॉक पे शुरू हुए थे और बनाया था, उन्होंने इतना सारी फॉलोइंग भी बनाई थी, बहुत बुरा लगा था। मतलब आप सोचो, आपने इतनी मेहनत करी, इतने लोगों ने आपको ज्वाइन किया, वो चीज़ एकदम से गायब हो जाना इज़ जस्ट हार्ट ब्रेकिंग। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती। एक दिन रात को पता नहीं कैसे किसी ग्लिच के चक्कर में मेरा इंस्टाग्राम लॉग आउट हो गया और मुझे लगा कि मुझे को हैक कर रहा है। और मैं इतना घबरा गई क्योंकि मैं लॉगिन नहीं कर पा रही थी। वो आधा घंटा, और ये रात के 2:30 बजे हो रहा था। मैंने मतलब मैं ज़मीन पे बैठ के मतलब ऐसे हो गई थी कि क्या होगा अब मेरी ज़िंदगी का। बट ये भी मैंने सोचा है कि कभी भगवान ना करे ऐसा होता भी है, प्लेटफॉर्म्स हैं, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, राइट। तो मुझे ये भी लगता है, अब मैंने आपको ये भी समझा दिया है कि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी सिर्फ ये नहीं है। हमने और भी चीज़ें ज़िंदगी में कमाई हैं, कनेक्शंस कमाए हैं, लोगों के साथ काम किया है। तो अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो भी जाता है तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। दैट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, बट ऑफ कोर्स बिकॉज हमारा पूरा पोर्टफोलियो उस पर है, पूरा काम जिंदगी भर का उस पर है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो वो एक, आई थिंक हमारा एक डेफिनेटली इट्स वन ऑफ आवर बिगेस्ट नाइटमेयर्स एज क्रिएटर्स कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एक क्या, वो भी थोड़े दिन पहले समवन सेंड मी अ स्क्रीनशॉट, मेरी एक फ्रेंड है, कि आपके प्रोफाइल पे मेरी फोटो दिख रही है। उस स्क्रीनशॉट भेजा, अरे मेरे तोते उड़ गए। मैंने कहा ये, अरे मैंने 8-10 लोगों को फोन किया, चेक करो यार क्या हुआ। सब सही था, उसका कोई ग्लिच था, बट उसके ग्लिच के चक्कर में यहाँ एकदम पैनिक ये तो हो है, गया ये घबराहट रहती है कि कैसे हो गया कि मतलब आपके प्रोफाइल पे कोई कुछ अपलोड कर देगा या कुछ। अरे जब कई बार इंस्टाग्राम डाउन होता है तो क्रिएटर्स के बीच में हबड़ा तबड़ी होती है, क्योंकि एकदम से पता नहीं चलता। अगर आप कुछ डाल रहे हो, नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिर एक दूसरे को मैसेज जाते हैं, तेरा इंस्टाग्राम चल रहा है तेरा, हाँ, फिर ट्विटर पे जाना पड़ता है, चेक कर देख ले, इंस्टाग्राम डाउन है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, सब ठीक है, जिंदगी ठीक है, अभी ठीक हो जाएगा। तो हाँ, ये तो घबराहट तो इस मामले में रहती है फुल। अच्छा, एक अब आपके इंस्टाग्राम का जो कलर चेंज हुआ है, वो दैट इज बिकॉज ऑफ दैट रिंग वाला थिंग, तो ऐसा ही रहेगा? नहीं, सो बेसिकली कलर मैं कुछ भी चेंज कर सकती हूँ, वो मेरे ऊपर है। बट हाँ, इट्स ओनली फॉर द विनर्स कि आपके वो रिंग नजर आएगी प्रोफाइल पे और कलर आप चेंज कर सकते हैं। इनफैक्ट एक अभी जो आपका हार्ट होता है ना, जैसे आप मेरे ऊपर मेरे उस पर कुछ भी लाइक करोगे तो पिंक हार्ट बना आता है ना इंस्टाग्राम पे जनरली, तो वो हार्ट भी हम लोग कस्टमाइज कर रहे हैं, मतलब वो लोग हमारे साथ कस्टमाइज कर रहे हैं। तो अभी आई थिंक इन द नेक्स्ट फ्यू डेज अगर आप मेरे प्रोफाइल पे आके कुछ लाइक करोगे तो एक अलग सा हार्ट भी बना आएगा। तो कुछ लोग तो मजे लेने के लिए आके कहेंगे। हाँ, अरे कुछ अभी परसों को कमेंट भी आया, मैं तो बस आपकी लाल प्रोफाइल देखने आया हूँ। एंड आई वाज लाइक ठीक है भाई, तू देख ले। चलिए बढ़िया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड लाइक यू सेड, इंस्टाग्राम का ऑस्कर आपको मिल गया। यस। ठीक है, एंड कीप विनिंग, कीप डूइंग द फर्स्ट जो है वो। बट अब मैं नहीं, अब एक ही हो गया है, अब मैं ये प्रेशर और नहीं लेना चाहूंगी। नहीं, प्रेशर नहीं, ये तो आपने सोचा नहीं था ना, ये तो आ गया ना अपने आप। ये सोचा तो नहीं, मतलब दिस इज तो आपने तो ड्रामा फर्स्ट बनाया था, ठीक है, बट ये अपने आप आया, ये तो अपने आप। तो लाइफ में चीजें होती रहती, एंड इस तरह की चीजें, रिंग, नेकलेस, फिर अभी रिंग आई है, फिर हो सकता है इंस्टाग्राम नेकलेस आए, है ना, फिर बेल्ट आ जाए, फिर कुछ और आ जाए, तो आपको मिलता रहे। एंड कीप क्रिएटिंग गुड कंटेंट, बिकॉज आपका कंटेंट ऐसा होता है जो हम सब रिलेट करते हैं, हम सब एंजॉय करते हैं और पूरी फैमिली के साथ देखते हैं। ये आई थिंक आई लाइक दैट, आई लाइक कि मेरा कंटेंट बूढ़े से बूढ़ा, बच्चे से बच्चा सब देख पाए और मजे कर पाए। तो वो फिर अगर आपका प्रोफाइल खुला है और हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो वो डर नहीं रहता कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं आएगा जो लगेगा कि बेटा क्या देख रहा है। लौंडा हाथ से निकल Hopefully not, yes. Thank you so much, and I wish you all the very best. It was so lovely talking to you. And thank you for doing this with me. I really appreciate it. Thank you so much. मुझे भी बहुत Thank you. Thanks a lot. Thank you.